एक बीमारी कैसे मिटती है ना, इंस्टेंट बेनिफिट। अब कफ कोल्ड है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है अणु तेल से, इंस्टेंट बेनिफिट होता है स्वासारी से, ब्रोनकोम से, इंस्टेंट बेनिफिट होता है स्वासारी काढ़ा पीने से। अब तो इतने एक एक के 10-10 उपाय बता देते हैं। बस मैं 2-3 बातें कह रहा था, उनको बोल करके फिर डॉक्टर अनुराग जी ने और इनके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने डॉक्टर, साइंटिस्ट और इनके सब सहयोगी मिला करके पतंजलि में 3000 डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की टीम है। एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। अरे इतनी जोर से बजाओ दुनिया को पता लगे या हो क्या रहा है। सारी दुनिया कह रही है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज ये रिवर्स नहीं होते, ये सारी बीमारियां रिवर्स करके दिखाइए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हमारे सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इसके लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर ये सब बीमारियां जानवरों में इंड्यूस करके उनको वापस रिवर्स कर रहे हैं। लो, और क्या प्रमाण चाहिए? इतना प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद भी जी भरोसा नहीं होता। भाई भरोसा नहीं होता तो फिर मर, ये कोई बात हुई? आंखों के सामने प्रत्यक्ष सच दिख रहा है और फिर भी भरोसा नहीं करोगे? तो 3 बातें, इनिशियल स्टेज में आ जाना और पूरा संकल्प लेके, कसम खा करके, दृढ़ व्रत लेकर के, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत। और हां, आप साथ तो दे रहे हो, पूरा साथ दे दो। एक भाई बहन 10 को साथ और जोड़ दो। अभी हमारे साथ में 1.25 करोड़ फेसबुक पर 1.25 करोड़ प्लस जुड़े हुए हैं। 10 करोड़ जुड़ गए, दुनिया में पूरा दुनिया का इतिहास बदल जाए। साहब एक बार जरा इसमें आहुति लगा के तो देखो। एक व्यक्ति 10 को बताए योग के बारे में, जो आयुर्वेद के बारे में रिसर्च हो रहा है, अपने सनातन धर्म का ये कितना बड़ा शाश्वत सत्य है। एक 10 को बताओ। फेसबुक पर, यूट्यूब पर 10 को और जोड़ दो। 10 को बात करो योग की, आयुर्वेद की, अब अपनी सनातन संस्कृति की। कितना बड़ी विरासत है अपने पूर्वजों की, अपने इस पूर्वजों की विरासत की। तो योग, आयुर्वेद की, स्वदेशी की 10 से बात करो और इसको आगे बढ़ाओ भाई। और बस लास्ट बात, कंप्रोमाइज नहीं करना। बीमारियों को पाल के मत रखना। जैसे ही पता लगा कि वजन थोड़ा बढ़ा है, बीपी शुगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, लीवर किडनी में थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, तुरंत उसको खदेड़ दो। रोगों को क्या कर दो? बोलो, खदेड़ दो, खदेड़ दो। उनको निरस्त कर दो, हटा दो, मिटा दो, भगा दो उनको। परोपे ही मनस पाप किमसस्तानि संससी। तन में, मन में, जीवन में कोई भी रोग, विकार, दोष आया, उसको हटा दिया, भगा दिया, मिटा दिया। ऐसे रोज सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पिया करो। रोज सुबह उठ करके घृतपान किया करो और एक भुक्तम बनो। ये रोज का व्रत है, रोज का संकल्प है। ये ऐसे अपनी दिनचर्या में कुछ मूलभूत परिवर्तन करो। मैंने आज ही बोला आपको, अपनी डायरी मेंटेन करो और उसमें डूज एंड डोंट्स, बस डूज एंड डोंट्स, उनकी एक लिस्ट बना लो और बस ऐसे ही 100% करना शुरू कर दो। चलो अपने अपने अभ्यास करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन, बाकी बैठ के कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और जिनको शुगर थी मंडूकासन दोबारा करो। लगातार अपना अभ्यास करना है, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चलो जी अनुराग जी, आप भी आगे का पूरा अनुष्ठान बढ़ाओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो स्वामी जी, लंग्स के बारे में हम देखें, जो हमारा एक बड़ा
एयरवे है लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हमारे शरीर के अंदर जो एयरवेज है, जिसके अंदर हवा नाक से लेके हमारे लंग्स के अंदर तक जाती है, स्वामी जी उसमें अगर कुछ कंस्ट्रक्शंस पैदा हो जाएं, कुछ इश्यूज़ पैदा हो जाएं, तो स्वामी जी हवा का आना जाना कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी आज हम वही देखेंगे कि किस तरीके से उन सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है और जो अस्थमा की पूरी कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो अस्थमा एक ऐसी कम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो एयरवेज का डायमीटर है उसका जो व्यास है वो कम हो जाता है, ब्रोंकस का डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी आने लगती है। गहरी सांस लेते हैं तब भी लगता है कि सीना बिचा सा है और अंदर तक हवा नहीं जा पा रही है। अस्थमा उसी को कहते हैं। पूरे दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोगों को अस्थमा है, मतलब इतने सारे लोग हैं जिनको सांस की अपनी दिक्कत रहती है। अस्थमा के बारे में आज हम वही देखेंगे। और सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में जो दवा हैं अस्थमा के लिए वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, मतलब स्टेरॉइड्स हैं जो इन्हेलर के साथ लिए जाते हैं, जो जिसको हम आसान भाषा में फुस कहते हैं, जो हर दिन में 2 बार लोगों को लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ एक और कंपाउंड ऐड करते हैं जिसको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट कहते हैं, शॉर्ट में लावा कहते हैं। तो लावा लामा 2 अलग टाइप के कंपाउंड्स की फैमिली है जो स्टेरॉइड के साथ दी जाती है और जिससे जो एयरवेज हैं उनका डायमीटर बढ़ जाता है, हवा तेज़ी से अंदर जाने लगती है और सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलने लगते हैं। पर इसका अगर इस्तेमाल बहुत देर तक किया जाए, लंबे समय तक किया जाए, तो ये स्टेरॉइड भी अच्छे से काम नहीं करते हैं और रोगियों के अंदर स्टेरॉइड की इनसेंसिटिविटी आ जाती है। मतलब जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके प्रति हमारे शरीर का रिस्पॉन्स भी चेंज होने लगता है। तो ये जो सिचुएशन है, लगभग दुनिया में 10% अस्थमा के ऐसे लोग हैं जिन पे इन दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सबसे चैलेंजिंग पॉपुलेशन है, जिनको हेल्प करना, जिनको हील करना, जिनको क्योर करने में मदद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। आज हम उन्हीं पेशेंट पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेसिफिक एनिमल मॉडल्स जो हमने डेवलप किए हैं, जहां हमने बहुत हाई डोज ऑफ स्टिमुलेंट दी हैं, जिनकी वजह से लंग्स के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जहाँ स्टेरॉइड भी काम नहीं करते, स्टेरॉइड की इनसेंसिटिविटी आ जाती है, रिफ्रैक्टिवनेस आ जाती है। उन एनिमल मॉडल्स में जब हम ब्रोंकोम या सोसारिकोल देते हैं तो कैसा प्रभाव होता है, आज हम वही देखेंगे। तो अस्थमा को अगर हम समझें, ये जो हम इस अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बेसिक 5 क्लासिफिकेशन है, 4 क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से हमारे लंग्स के सेल्स रेस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग सिचुएशन को। तो अगर ईस्नोफिल्स का लेवल बढ़ जाए, जो अलग टाइप के WBCs हैं, अगर उनका लेवल बढ़ जाए तो उसको हम ईस्नोफिलिया कहते हैं। एक हमारा नॉन ईस्नोफिलिक है। उसके बाद एक मिक्स ग्रेनोसाइट अस्थमा है जिसमें अलग अलग टाइप के सिचुएशंस होते हैं और जो हमारा शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स है उनके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पर अगर आप ये समझें कि उनको हम TH1 और TH17 2 टाइप के इन्फ्लेमेशन की बात करें तो वो इस हिस्से में होता है और यही वो है जहाँ पर स्टेरॉइड काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम अभी स्क्रीन पर देखें तो हमें पूरा सिस्टम दिखाई देगा कि कैसे ये अलग तरीके के अस्थमा होते हैं। तो अस्थमा के जो कारण हैं, दमा के जो कारण हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कारण है हाउस डस्ट माइट, मतलब घर में जो धूल होती है उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देते और वो हमारे कालीन में, हमारे पर्दों में, हमारे सोफ़ों के फोल्ड्स में, चादरों में, लटकी हुई पेंटिंग्स में, उन सब के कोने पे जमा रहते हैं। और जैसे जैसे उनका जीवन काल पूरा हो जाता है, उनकी जो सूखी पकड़ी सी रह जाती है वो सब हवा में आती है और हमारे नाक के साथ हमारे शरीर में जाती है और उसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है और वो एलर्जी अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी ये देखा था कि खाली अगर हम HDM हाउस डस्ट माइट का एक्सट्रैक्ट देते हैं तो कैसे अस्थमा पैदा होता है। आज हमने उसको और कॉम्प्लिकेट किया, बीमारी को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया और HDM के साथ एक स्पेसिफिक कंप्लीट फ्रेंच एडजुवेंट दिया जिसको शॉर्ट में हम CFA कहते हैं, जो अलग टाइप के साइटोकाइन का लेवल बढ़ाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अस्थमा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एयरवे डिजीज़ पैदा हो जाती है जिसको हम एनिमल के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं और उस इंडक्शन के दौरान अगर हम ब्रोंकोम दें, सोसारिकोल दें या कोई भी स्टेरॉइड दें जो जनरली दिया जाता है तो हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी देख सकते हैं कि बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे उसको बढ़ने से रोका जा सकता है और जो बीमारी
बीमारी के कारक हैं, जो अलग अलग साइटोकाइंस है जो मैंने अभी बताया था, उनका लेवल कितना है, लंग्स के अंदर स्पेसिफिक सेल्स कितने हैं, और अगर हम लंग्स की हिस्टोपैथोलॉजी कर देखें तो क्या हम स्ट्रक्चरल चेंज भी दे सकते हैं, जहाँ पर एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, क्या हम उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रोंकोम के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से हम बात करते आ रहे हैं, और इसके स्पेसिफिक फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड कितनी कितनी मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। पहले हमने HPLC के थ्रू देखा था, अभी हम जो रंग बिरंगे सुंदर सी ग्राफ्स देख रहे हैं, जो अलग अलग पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये हम HPTLC के थ्रू देख रहे हैं, और देख रहे हैं कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंदर हैं। हमने इनकी केमिकल फिंगर प्रिंटिंग की हुई है। आप जो ब्लैक कलर के बार्स देख रहे हैं, ये HPTLC ग्राफ्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके के कंपाउंड इस औषधि के अंदर हैं, और ये जो फिंगरप्रिंट है इसके आधार पे आप इस औषधि को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो हमने इसकी बहुत डिटेल केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री करने के बाद बायोलॉजी की, और ये एक एनिमल मॉडल सेटअप किया, जहाँ हमने एनिमल्स के अंदर 2 अलग अलग इंडक्शन दिए, और उन दोनों इंडक्शन की वजह से जो एलर्जिक अस्थमा का ऐसा मॉडल बन गया जहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी काम नहीं करते हैं, हमने वो किया, और साथ में ये चेक करने का प्रयास किया कि हम स्टेरॉइड दें जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, और साथ में दें ब्रोंकोम या फिर सोसारी गोल्ड की अलग अलग डोजेस, तो उसमें कैसा रेस्पॉन्स, कैसा इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। और फिर इनका बहुत डिटेल बायोलॉजिकल असेसमेंट करके देखा, जैसे कि ह्यूमन के अंदर वेंटिलेटर्स होते हैं, ऐसे हमारे पास एनिमल्स के भी वेंटिलेटर जैसी सिचुएशन है, जहां हम एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं। हमारे एयरवेज जैसे रेस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज़ को, वैसे ही एनिमल्स के भी करते हैं, उसको भी हम नाप सकते हैं। और लंग्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं उनको देख सकते हैं, साइटोकाइन को नाप सकते हैं, और mRNA एक्सप्रेशन के साथ हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं। तो आज हम ये सब देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे ब्रोंकोम इन स्पेसिफिक डिजीज़ मॉडल में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो जो पहला रिस्पॉन्स अभी हम देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो बार है और एक जो ग्राफ है जहाँ मेरा अभी कर्सर है, तो आप देखेंगे ये वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जहाँ हमने एनिमल्स के अंदर ऐसे सिचुएशंस पैदा किए हैं जहाँ एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, जिसको शॉर्ट में AHR कहते हैं, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वो हाइपर रेस्पॉन्सिव बन जाता है। तो ये जो डॉटेड लाइन नीचे है जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो एनिमल हैं जिनके अंदर हमने कोई भी बीमारी इंड्यूस नहीं की थी। ये नॉर्मल एनिमल हैं जिनको हम नॉर्मल कंट्रोल एनिमल्स कहते हैं। ये जो लाल रंग की लाइन है ऊपर जहाँ मेरा अभी कर्सर है, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने डुअल इंडक्शन वाला अस्थमा पैदा किया है। तो आप देखेंगे इन एनिमल्स के अंदर जो रेस्पॉन्स है RRS हम जिसको कहते हैं, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है वो ब्रोंकोम के 3-4 अलग अलग डोजेस की वजह से आप देखें वो डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको क्वांटिफाई करके देखें कि कितना प्रोटेक्शन इससे मिल रहा है, तो आप देखिए ये नॉर्मल डिजीज़ कंट्रोल्स एनिमल हैं, और जब आप ब्रोंकोम की 4 डोज दे रहे हैं 60, 200, 600 और 1200 मिलीग्राम पर केजी, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ब्रोंकोम का रिस्पॉन्स भी अच्छा होता जा रहा है। और जो टॉप डोज पर जाकर देखें तो 75 से लेके 78% तक प्रोटेक्शन हमें ब्रोंकोम की वजह से देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है। वो बड़ी बात यूँ है क्योंकि इसी एनिमल मॉडल में जब आप देख रहे हैं डेक्सामेथासोन, जिसकी नॉर्मल डोज जो है वो लगभग 1 माइक्रोग्राम पर ml होती है, हमने यहाँ उसको 2.5 गुना ज़्यादा तक दिया है, 2.5 माइक्रोग्राम पर ml तक, 2.5 माइक्रोग्राम पर केजी तक दिया हुआ है। और आप देखें जो उसका रिस्पॉन्स है वो लगभग 38% का है। तो बेसिकली हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, जबकि ब्रोंकोम की जो अपनी नॉर्मल डोजेज हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट दिखा रही हैं, और जो बता रही हैं कि इस मॉडल में जहाँ पे स्टेरॉइड भी उतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रोंकोम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आयुर्वेद की इस बहुत अच्छी फाइंडिंग के लिए हम एक बार जोर से ताली बजा लेते हैं, ताकि हम ये बात समझ पाएँ कि जो इन औषधियों की कैपेबिलिटी है वो बहुत सुपर्ब है और शायद अतुलनीय है। इनको शायद किसी से ऐसा कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो इनके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं वो हाई सेफ्टी के साथ आते हैं, बगैर किसी नोन एडवर्स इफेक्ट के साथ आते हैं, और इनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे आप जो देख रहे हैं, जो एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है जहाँ हमने पहले बात की थी, जहाँ हमने सिर्फ HDM को दिया था, जहाँ एक अस्थमा को इंड्यूस किया था। वहाँ आप देखें कि डेक्सामेथासोन का 1 माइक्रोग्राम पर mg का जो इफ़ेक्ट था वो, और
ब्रोंकोम का जो रेस्पॉन्स था वो लगभग बराबर था। पर इस वाले मॉडल में जहाँ हमने डुअल इंडक्शन किए थे, आप देखिए डेक्सामेथासोन का 2.5 गुना ज़्यादा डोज भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है जो कि ब्रोंकोम का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें एक बहुत अच्छी सुपीरियरिटी देखने को मिलती है, आयुर्वेद की औषधियों की जो अच्छी कैपेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने और आगे लेके गए और देखा कि लंग्स के अंदर, लंग्स के सरफेस पे जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से अस्थमा होता है, अगर हम उनको काउंट करें तो क्या होगा। तो हमने उन सेल्स को इकट्ठा किया, एक लवाज किया जिसको हम बाल्व कहते हैं, जिसको अगर आप डिटेल में देखें तो ब्रोंकियो एल्वुलर लवाज फ्लूइड बाल्व कहते हैं। आप देखें उसके अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब WBC, जो हमारे शरीर के, हमारे रक्त के सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं जो इन्फ्लेमेशन को सबसे पहले कैप्चर करते हैं, उनका आप लेवल देखें तो डिजीज़ कंडीशन में ये लगभग 300-400 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ मेरा कर्सर है। और आप देखिए ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ये डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें ईस्नोफिल के साथ मिलता है, जो बढ़ा हुआ लेवल है वो कम हो जाता है। और न्यूट्रोफिल्स भी आप देखें तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाते हैं। और जो स्टेरॉइड के रेस्पॉन्स हैं उनके मुकाबले हमें ब्रोंकोम की सुपीरियरिटी यहाँ भी देखने को मिलती है। थैंक यू। अब अगर इसको हम और आगे लेके जाएं तो हमें ये देखना होता है कि लंग्स के अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस कितने हैं। मतलब कि अगर हम लंग्स को आइसोलेट करें, इन एनिमल्स के लंग्स को लें, उनकी स्लाइड्स बनाएं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, अलग अलग स्टेनिंग को यूज़ करके उनकी सिचुएशन को देखें कि वो कैसे हैं और उनके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल एनिमल्स हैं। ये जो गोल आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक विंड पाइप है, एक वायु मार्ग है जहाँ से हवा जाती है। ये जहाँ जो मेरा कर्सर है, आप समझिए 2 लंबी ट्यूब इस स्क्रीन से बाहर निकल के आपकी तरफ देख रही हैं, वो एक एयरवे होता। और उसके चारों तरफ आप जो देख रहे हैं ये ब्रोंकाई है, जो एयर स्पेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जैसा कि नेचर ने इनको बनाया हुआ है। पर अगर आप देखें जब आप बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं तो इतने सारे नए सेल्स उस तरफ माइग्रेट होके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस दिखा रहे हैं और सूजन दिखा रहे हैं कि खूब सारे सेल्स यहाँ आ गए हैं। और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम से, जानबूझ के दी गई थोड़ी सी कम मात्रा और सही मात्रा और आगे बढ़ते जाएं, तो जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं ब्रोंकोम की, आपको एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। और जो पूरे सेल्स का जमावाड़ा वहाँ हो रहा था वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगता है, जो बताता है कि इन्फ्लेमेशन, सूजन का जो एक बड़ा कारण है, वो भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ठीक होने लगता है। इसको आप बाद में क्वांटिफाई करके भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। फिर हमने एक दूसरा स्टेनिंग किया और गॉबलेट सेल्स पे काम किया। गॉबलेट सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस को बनाते हैं, जिसकी वजह से लंग भरा भरा लगता है, जो हमारी नाक बहती है जुकाम के दौरान, वो जो म्यूकस है वो इन सेल्स के अंदर बनता है। उसकी ज़्यादा मात्रा में बढ़ना भी बीमारी का कारण माना जाता है। और वो जो सेल्स जो इस म्यूकस को बनाते हैं उनका नंबर भी अस्थमा के दौरान बढ़ जाता है, जिसको हम गॉबलेट सेल्स मेटाप्लाजिया कहते हैं। तो आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जहाँ आप डिजीज़ पैदा कर रहे हैं, जो पर्पल कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, जहाँ मेरा जो कर्सर है, वो ये बता रहा है कि बीमारी के दौरान, इस हाई एंड अस्थमा के दौरान, डबल इंड्यूस अस्थमा के दौरान इनका लेवल बढ़ गया है। और ये बढ़ा हुआ लेवल भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। और इस डोज पे आप देखें तो पर्पल कलर की आपको कोई भी स्टेनिंग नहीं दिखाई देती है। इसको हम और आगे लेकर देखें तो हम देख सकते हैं कि इनके अंदर साइटोकाइंस के लेवल कितने हैं, जो ऐसे कारक जिसको हम TH2 प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं, उनका लेवल भी बाल के अंदर हमने नापा और देखा इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 इनके लेवल भी बढ़े हुए थे, और जो ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली तरीके से कम हो गए। और ये फाइंडिंग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और कंफर्म हुई कि जब हमने इनका अलग तरीके से और साइटोकाइन के लेवल भी नापे, चाहे वो TNF अल्फा हो, इंटरल्यूकिन 6 हो या IL-1 बीटा हो, ये सब भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से इस सिस्टम में कम हुए थे। हम एक लेवल और नीचे गए और हमने जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और ये देखने का प्रयास किया कि जेनेटिक लेवल के चेंजेस भी क्या इसमें दिखाई देते हैं, क्या जीन एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, क्या बीमारी की वजह से होने वाले चेंजेस पे भी हम काम कर सकते हैं। तो हमने इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 बीटा और म्यूसिन, इन सब का जीन एक्सप्रेशन भी नापा और देखा कि जो जीन एक्सप्रेशन के लेवल के चेंजेस थे, जो बीमारी की वजह से जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, उसका राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन ब्रोंकोम ट्रीटमेंट की वजह से होने लगता है। जो एक बड़ी वाली बात है जो हमें समझाती है कि ये जो आयुर्वेदिक औषधि
औषधियाँ हैं ये बहुत ही बेसल लेवल पे काम करती हैं और जो सिचुएशंस हैं बीमारियों के उनको ठीक करने का काम करती हैं, चाहे वो जेनेटिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो अलग टाइप के mRNA एक्सप्रेशन हो, चाहे वो साइटोकाइन का प्रोटीन लेवल पर सिक्रीशन हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हों या अलग अलग सेल्स का माइग्रेशन हो। कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट करती हैं वो भी एक अलग अलग बीमारियों की वजह से होती हैं और उनका जो प्रोसेसिंग है वो अगर आयुर्वेदिक औषधियों के ट्रीटमेंट से सही डायरेक्शन में होने लगता है। और जो होलिस्टिक हेल्थ की बात पूज्य स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि इंटीग्रेटेड तरीके से हम बीमारियों पे काबू कर पाते हैं और हर एक बीमारी के जो कारक हैं उसको चारों तरफ से घेर के ये औषधियाँ ठीक कर देती हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये ब्रोंकोम की स्टडी रही है जो हम एक बड़े जर्नल में लेके गए और ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व हर्ष है कि मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो नेचर पब्लिकेशन ग्रुप का एक बड़ा जर्नल है उसमें ये फाइंडिंग पब्लिश हुई है जहां हमने बताया है कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से हम ऐसे स्पेसिफिक अस्थमा के मॉडल को भी ठीक कर सकते हैं, उनको रिकवर कर सकते हैं जहां पर सिंथेटिक बर्ड के बड़े स्टेरॉयड काम नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और साइंटिफिक फेटर्निटी में वैज्ञानिक जगत में जो इनकी अच्छी एक्सेप्टेंस अब आती जा रही है वो हमें ये बताती है कि आयुर्वेद के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, आयुर्वेद के प्री क्लिनिकल एस्पेक्ट्स अब पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से कबूल किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और उस अभिव्यक्ति को हम आगे लेके चल रहे हैं। पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी की प्रेरणा से अब हम इस स्टडीज़ को इस लेवल तक लेके जा रहे हैं जहाँ शायद किसी और संस्था ने भी आयुर्वेदिक औषधियों का इतना डिटेल और इतना इन डेप्थ टेस्ट नहीं किया हुआ था।